नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का खास कार्यक्रम म्यूचुअल फंड के फंडे। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इन्वेस्टमेंट के लिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करनी हो या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना हो, सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं? स्कीम ने रिटर्न कितना दिया। लेकिन हो सकता है कि आपने एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया हो और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप चेक कर रहे हो कि आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला है, या फिर हो सकता है कि इस पीरियड के दौरान आपने कई बार इन्वेस्ट किया हो। साथ ही हो सकता है कि आपने एक साल या उससे भी कम समय के लिए इन्वेस्ट किया हो, और या फिर यह भी हो सकता है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है और आप उस इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हो। तो इन सभी बातों के आधार पर रिटर्न्स को अलग अलग तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे कि एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR, XIRR एटसेट्रा। तो आज एक एक करके समझेंगे कि इनमें फर्क क्या होता है और किस स्थिति में कौन सा तरीका सही रहेगा रिटर्न्स को एनालाइज करने का। सबसे पहले समझते हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है। एब्सोल्यूट रिटर्न शायद सबसे आसान तरीका है रिटर्न्स को कैलकुलेट करने का, यानी कि स्टार्टिंग नंबर को एंड नंबर में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो और स्टार्टिंग नंबर से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाता है एब्सोल्यूट रिटर्न। यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट की एंड में जो वैल्यू है उसमें से जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था, यदि आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था उस नंबर से इसे डिवाइड करते हैं, तो आपको मिलता है एब्सोल्यूट रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट पर। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 1 लाख रुपीस एज अ लमसम इन्वेस्ट किए और एक पीरियड के बाद ये अमाउंट बढ़कर हो गया 1,50,000 रुपीज, तो एब्सोल्यूट रिटर्न फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? 1,50,000 जो कि इस इन्वेस्टमेंट की एंड में वैल्यू है, उसमें से 1 लाख रुपीज जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आएगा 50,000, और इस 50,000 को 1 लाख से, यानी कि 1 लाख रुपीस जो आपने इन्वेस्ट किए थे उससे डिवाइड करेंगे, तो आएगा 0.50। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि यदि 1 लाख बढ़कर 1,50,000 हो गए कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 50% का रिटर्न मिला। यदि आप किसी स्कीम के एक साल या उससे कम समय की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं, उस बीच में उस स्कीम पर जो रिटर्न मिले हैं उन्हें कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ऐसे में एब्सोल्यूट रिटर्न्स कैलकुलेट करना शायद ठीक होगा। लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट की लंबे समय की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा रहा है, आप जानना चाहते हैं कि लंबे वक्त में उस स्कीम ने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं, तो ऐसे में एब्सोल्यूट रिटर्न उस स्कीम की परफॉर्मेंस को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे में यदि आप ये जानना चाहते हैं कि स्कीम का एनुअलाइज रिटर्न कैसा रहा, सालाना रिटर्न्स कैसे रहे उस स्कीम के, तो वो एब्सोल्यूट रिटर्न्स से शायद सही से पता नहीं चल पाएगा, और उसके लिए CAGR जानना उचित रहेगा। म्यूचुअल फंड्स में CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सबसे कॉमन और पॉपुलर तरीका है रिटर्न्स को रिप्रेजेंट करने का। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ का मतलब यह है कि यदि कोई अमाउंट लमसम में इन्वेस्ट किया गया हो, एक ईयर के एंड में उस पर जो रिटर्न मिलेगा, सब्सिक्वेंट ईयर में वो प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया था और उसके ऊपर जो रिटर्न मिला वो सेम रेट से ग्रो करेगा, और फिर सब्सिक्वेंट ईयर में जो अमाउंट इन्वेस्टेड था उसके ऊपर जो ग्रोथ होगी वो टोटल अमाउंट फिर से नेक्स्ट ईयर में ग्रो करेगा। इस तरह से ईयर आफ्टर ईयर जो ईयर के बिगिनिंग में जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा वो टोटल अमाउंट इस तरह से ग्रो करता रहेगा। यह होती है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। उदाहरण के तौर पर यदि 1 लाख रुपए 5 साल में बढ़कर 1,76,234 हो गए, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हुई 12% की। यदि किसी स्कीम का 5 साल का CAGR 12% है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि उस स्कीम ने
5 सालों में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% का रिटर्न जनरेट किया है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, इसके लिए बेशक यह हुआ होगा कि किसी साल स्कीम ने 12% से अधिक का रिटर्न जनरेट किया होगा, तो किसी साल यह हो सकता है 12% से कम रहा होगा। लेकिन यदि CAGR का फॉर्मूला हम ध्यान में रखें, उसके आधार पर रिटर्न्स कैलकुलेट करें, तो इस उदाहरण में यह CAGR 12% आता है। तो जब हम म्यूचुअल फंड में किसी स्कीम का CAGR कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई X अमाउंट इन्वेस्ट किया गया हो जो कि एक पीरियड के बाद बढ़कर Y हो गया हो, तो CAGR के फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए स्कीम की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ क्या रही है। म्यूचुअल फंड्स में स्कीम की परफॉर्मेंस को CAGR के रूप में कैलकुलेट करना सही है, लेकिन यह तब सही रहता है जब आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे हों। लेकिन यदि मान लीजिए आपने एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया और फिर कुछ समय के बाद उस स्कीम में टॉप अप किया, या फिर हो सकता है कि आप इंस्टॉलमेंट में यानी कि SIP या STP के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हों, या हो सकता है कि आपने IDCW यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का ऑप्शन लिया हो और ये IDCW री इन्वेस्ट हो रहा हो। ऐसे में CAGR नहीं बल्कि आपको XIRR यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 5 साल की SIP की, तो फर्स्ट SIP इंस्टॉलमेंट 60 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहेगी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 59 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहेगी, उसके बाद की इंस्टॉलमेंट 58 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहेगी, और इसी तरह से जो लास्ट SIP इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट से डेबिट होगी वो सिर्फ 1 महीने के लिए ही इन्वेस्टेड रहेगी। तो इस तरह से यदि आप इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहां पर स्कीम का XIRR कैलकुलेट करना सही रहेगा। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। म्यूचुअल फंड के फंडे के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। धन्यवाद। An investor education and awareness initiative of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।